यूक्रेन की वायुसेना को स्वीडन की बदौलत एक जबरदस्त अपग्रेड मिला है। ये कोई शानदार फाइटर जेट नहीं है, ये कोई टैक्टिकल बॉम्बर नहीं है। असल में इसमें कहने लायक कोई आक्रामक क्षमता ही नहीं है। फिर भी बिना गोली चलाए यह गुप्त विमान रूस की सामरिक योजनाओं और युद्ध जीतने की उसकी उम्मीदों को बर्बाद कर रहा है। वह विमान है साहब 340 हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण वाला AEW विमान, जिसे ASC 890 के नाम से भी जाना जाता है, और इसका कीव के आसमान में आना लंबे समय से प्रतीक्षित था। ये मई 2024 की बात है, जब स्वीडन ने यूक्रेन को अपने 16वें सैन्य सहायता पैकेज के तहत इन 2 विमानों को देने की घोषणा की थी। ये स्वीडन द्वारा यूक्रेन को भेजा गया सबसे बड़ा सहायता पैकेज था, जिसकी कीमत लगभग 13.3 अरब स्वीडिश क्रोनर थी, जो उस समय लगभग 1.25 अरब डॉलर के बराबर थी। यूक्रेन तुरंत अपने नए विमानों का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाया। सहायता पैकेज की घोषणा करते समय स्वीडिश अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि एयर क्रू और मेंटेनेंस टीमों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ इन विमानों के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगभग 1 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। नतीजतन विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि ये 2025 के मध्य से लेकर अंत तक या फिर 2026 की शुरुआत तक भी हो सकता है। जब तक हमने साप 340 को वास्तव में आसमान में उड़ान भरते और यूक्रेन की सेना को वास्तविक ठोस लाभ पहुंचाते हुए देखना शुरू नहीं किया, और ये अनुमान काफी हद तक सही साबित हुए। जून 2025 में पहली बार इस हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण वाले विमान के यूक्रेन में संचालन की रिपोर्ट सामने आई। तब तक कई सामान्य पर्यवेक्षकों ने सोचा था कि ये विमान वास्तव में कितने मूल्यवान साबित होंगे। आखिरकार साप 340 लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च करने या रूसी बुनियादी ढांचे पर सटीक निर्देशित बम गिराने में सक्षम नहीं था, इसलिए यह यूक्रेनी वायुसेना के शस्त्रागार में किसी बड़े बदलाव जैसा नहीं लग रहा था। हालांकि विमानन और सैन्य विशेषज्ञ इन विमानों के आगमन को लेकर उत्साहित तो थे, लेकिन सतर्क भी थे। वे समझते थे कि ये विमान कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं, सीधे हथियार लॉन्च या नुकसान के लिए नहीं, बल्कि अमूल्य खुफिया जानकारी और स्थितिजन्य जागरूकता देने के लिए, जिससे यूक्रेन को आक्रामक व रक्षात्मक अभियानों के लिए जरूरी डेटा मिल सके। और जून 2025 में दुनिया ने देखा कि साप 340 क्या कर सकता है, जब इसने पहली बार हुई एक ऐतिहासिक घटना में एक रूसी लड़ाकू विमान को गिराने में मुख्य भूमिका निभाई। जर्मन अखबार बिल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार एक रूसी सुखोई सू-35 को यूक्रेनी F-16 द्वारा यूक्रेन के उत्तर पूर्वी हिस्से में कहीं मार गिराया गया। लेकिन यह सिर्फ जेट बनाम जेट डॉगफाइट नहीं थी, ये एक जटिल ऑपरेशन था जिसमें यूक्रेनी वायुसेना ने फाइटर जेट्स को रूसी ठिकानों पर बमबारी के लिए भेजा, जो कब्जे वाले इलाकों और रूस के कुर्स्क क्षेत्र में थे। जवाब में रूस ने अपनी प्रमुख वायु श्रेष्ठता वाले लड़ाकू विमानों में से एक को तैनात किया, इस उम्मीद में कि वह यूक्रेनी जेट्स को मार गिराएगा या उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करेगा। इसके बजाय रूसी पायलट सीधे घात में फंस गया, और यह सब साप 340 की वजह से हुआ। AEWNC विमान पहले से ही हवा में था। रूस का जेट जमीन से उड़ान भरने से काफी पहले अपनी अत्याधुनिक रडार प्रणाली के साथ वह आसपास के इलाके में दुश्मन की किसी भी गतिविधि के संकेतों को स्कैन कर रहा था। उसे सू-35 का पता लगाने और सैकड़ों मील दूर से उसका पीछा करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। पायलट को लगा कि वो अपने दुश्मन को चौंका देगा। असल में यूक्रेन के लड़ाकू विमान जानते थे कि क्या आ रहा है, और जेट मारक सीमा में आते ही एक यूक्रेनी F-16 पायलट ने स्वीडिश जासूसी विमान द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके AIM-120 मिसाइल दागी, जिससे Su-30-35 हवा में ही घूमता हुआ नीचे गिर गया। पायलट के पास बाहर निकलने का समय था, लेकिन विमान रूस की सीमा में 10 मील अंदर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इन विमानों की कीमत करीब $85 मिलियन है, और क्रेमलिन को इतनी महंगी संपत्ति खोना पसंद नहीं। लेकिन उसका 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान साप 340 द्वारा हर हरकत पर नजर रखे जाने के कारण कोई मौका नहीं पा सका। इस घटना के बाद विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने इस AEW और C विमान के त्वरित प्रभाव को लेकर अपनी उत्सुकता साझा की। विश्लेषक जेक ब्रो ने उदाहरण के लिए एक्स पर लिखा, रूस ने एक और
सू-35 खो दिया। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने स्वीडिश साब AEW और C विमान अपनी F-16 फ्लीट के साथ संचालन में ले लिए हैं। इस क्षमता को हासिल करने और यूक्रेन के लिए प्राप्त करने में वर्षों लग गए। शाबाश सभी को। यूक्रेन फाइट्स टेलीग्राम चैनल ने इन विमानों को सुरक्षित और छुपाकर रखने की अहमियत बताते हुए लिखा कि यह ऐतिहासिक पल है, पर अब हमें साब को बेहद सावधानी से छुपाना होगा। ये अहम है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को सिर्फ 2 ऐसे विमान मिले हैं। सिर्फ एक सटीक मिसाइल वॉर से इनमें से किसी एक को हमेशा के लिए निष्क्रिय किया जा सकता है, इसलिए कीव की सेनाओं को इनका खास ध्यान रखना होगा। सौभाग्य से वे यह काम अच्छी तरह कर रहे हैं, क्योंकि मार्च 2026 में एक नया वीडियो सामने आया जिसमें इन विमानों में से एक यूक्रेनी क्षेत्र में या उसके पास काम करता दिखा। और इन विमानों के महत्व को वास्तव में बढ़ा चढ़ाकर बताना असंभव है। लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि ये यूक्रेन के लिए कितने मूल्यवान हैं, चलिए पहले ये समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। क्योंकि साब 340 सिर्फ एक विमान नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये उड़ता हुआ रडार स्टेशन, लड़ाकू विमानों का नियंत्रण केंद्र और चलती फिरती खुफिया जानकारी जुटाने वाली मशीन है जो स्थानीय और दूरस्थ इकाइयों को रियल टाइम डेटा देती है। ये यूक्रेनी कमांडरों को जरूरी फैसलों के लिए जानकारी देता है ताकि वे दुश्मनों से बेहतर सोच सके, उन्हें मात दे सके और उनसे एक कदम आगे रह सके। ये चीज यूक्रेन के पास पहले नहीं थी। इसके पास कई जमीन और फाइटर जेट रडार थे, साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियां भी थी जो आसमान के खतरे स्कैन करती थी। साब 340 कुछ बिल्कुल अलग प्रदान करता है। ये आसमान में नजर रखने वाला एक प्लेटफॉर्म है जिसे साब के PS 890 ESA रडार से शक्ति मिलती है। ARI सिस्टम के साथ बनाया गया ये रडार विमान के फ्यूजलाज के ऊपर एक खास बैलेंस बीम शैली की आवरण संरचना में लगाया गया है। ये कई अन्य AEWNC विमानों से काफी अलग है जिनमें अक्सर गोलाकार रडार सिस्टम होते हैं। और ये रडार कोई मजाक नहीं है। ये 280 मील तक हवा और समुद्र के लक्ष्यों का पता लगा सकता है। लगभग 20,000 फीट की औसत ऊंचाई पर उड़ते हुए ये न केवल दर्जनों बल्कि सैकड़ों लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करने में सक्षम है, सटीक रूप से 1000 हवाई लक्ष्य और 500 सतही लक्ष्य। ये यूक्रेन की स्थितिजन्य जागरूकता के लिए बहुत बड़ी बढ़त है। साब 340 प्राप्त करने और तैनात करने से पहले यूक्रेन की सेनाएं केवल बड़ी तस्वीर के टुकड़े देख पा रही थी जो विभिन्न निगरानी प्रणालियों जैसे कि टोही ड्रोन और ग्राउंड बेस्ड रडार से जोड़े गए छोटे छोटे हिस्से थे। 340 हालात बदल देता है जिससे यूक्रेन को युद्ध क्षेत्र का सबसे स्पष्ट और सबसे व्यापक दृश्य मिलता है। और शायद इस विमान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी निम्न ऊंचाई लक्ष्य पहचानने वाली रडार क्षमताएं हैं। लुक डाउन रडार वह हवाई रडार सिस्टम है जो दुश्मन के उन लक्ष्यों को पहचानने, ट्रैक करने और यहाँ तक कि उन्हें निशाना बनाने में सक्षम होता है जो रडार प्लेटफॉर्म से कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। ग्राउंड रडार सीमित रहते हैं, वे अपने चारों ओर दर्जनों मील तक देख सकते हैं, लेकिन उनके रास्ते में हमेशा कुछ न कुछ बाधाएं रहेंगी। वे उनकी दृष्टि धुंधली कर देती है, देखने में बाधा डालती है और दुश्मन के फाइटर जेट, बॉम्बर, ड्रोन या मिसाइल जैसी चीजें पहचानने की उनकी क्षमता को कम कर देती है। पहाड़, जंगल, इमारतें और पृथ्वी की गोलाई जैसी चीजें ऐसी प्रणालियों के लिए समस्या बनती हैं। इसीलिए कई विमान, मिसाइलें और ड्रोन जमीन के करीब उड़ते हैं ताकि वे भौगोलिक संरचनाओं के पीछे छिपकर दुश्मनों के पास चुपके से पहुंच सके और पकड़े जाने का खतरा कम रहे। लेकिन ये रणनीतियां लुकडाउन क्षमता वाले रडार विमानों पर बेअसर है। उन्हें जंगल की संरचनाओं या यहाँ तक कि ऊंचे पहाड़ों के रास्ते में आने या उनकी नज़र को बाधित करने की कोई चिंता नहीं होती। ऊपर से जमीन का निरीक्षण करते हुए वे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, क्रूज मिसाइल जैसे लक्ष्यों का आसानी से पता लगाकर पीछा कर सकते हैं और अन्य लक्ष्यों को भी ट्रैक कर सकते हैं। एक ऐसा लक्ष्य जिसने पूरे युद्ध के दौरान यूक्रेन को भारी परेशानियां दी है, जिस पर रूस ने मोर्चे पर भारी नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत अधिक निर्भर किया है। यूक्रेनी रक्षा ठिकानों, किलेबंदियों, बख्तरबंद वाहनों और सैनिकों की भारी तैनाती को बार बार नष्ट करने के लिए। ग्लाइड बम। इससे पहले कि हम समझाएं, कई और बातें हैं।
अगर आपको द मिलिट्री शो से कुछ सीख मिल रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। युद्ध के दौरान ग्लाइड बम यूक्रेन के लिए बड़ी समस्या रहे हैं और रूस की तकनीक बेहतर होने से ये समस्या बड़ी है। ये बम कई तरह के होते हैं, जैसे कि फैब या कैप बम, जिन्हें अक्सर UMPK किट से लेस किया जाता है, जो इन्हें साधारण बम से स्मार्ट बम में बदल देते हैं। ये बम जड़त्वीय और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को बहुत कम गलती के साथ निशाना बना सकते हैं। फ्रंट लाइन के विवादित इलाकों से काफ़ी पीछे अपेक्षाकृत सुरक्षित जगहों से छोड़े गए ये बम कम ऊंचाई वाले रास्तों पर उड़ते हैं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, जिससे इन्हें रडार स्क्रीन पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यूक्रेन ने वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर का इस्तेमाल किया, लेकिन रूस ने स्मार्ट बम सैटेलाइट सिस्टम बेहतर कर जैमर से बचने के लिए नए एंटेना जोड़े हैं। जब दोनों पक्ष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रूस के बमों ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। फ्रंट लाइन या उससे आगे यूक्रेनी कस्बों, शहरों और सप्लाई नोड्स में ये बम कई 100 या यहाँ तक कि कई 1000 पाउंड के वारहेड ले जाकर पल भर में इमारतों को मिटा सकते हैं। इन बमों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लॉन्च के बाद इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। अगर यूक्रेन इन्हें लॉन्च से पहले रोक दे तो क्या होगा? अगर यूक्रेन Su-34 और Su-35 जैसे लॉन्च प्लेटफॉर्म्स का पता लगाकर अपने फाइटर या सैम बैटरियों से दबाव बनाए तो रूस के पायलट सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। उन्हें अपने बम खराब जगहों से, ज्यादा दूरी से या आदर्श रूप से बिल्कुल भी लॉन्च नहीं कर पाएंगे। यहीं पर साब 340 काम आता है। अपनी जबरदस्त रेंज और लुकडाउन क्षमताओं के साथ ये AEWNC विमान रूस के बॉम्बर्स को लगभग 300 मील दूर से देख सकते हैं। ये यूक्रेन के फाइटर और मिसाइल प्लेटफॉर्म्स को उनके स्थान भेज सकता है, जिससे वे उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई कर सके। ये बेहद उन्नत स्थितिजन्य जागरूकता है, लेकिन पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। जैसा कि बताया गया है, यूक्रेन के पास ऐसे सिर्फ 2 विमान हैं। अपने व्यापक रडार रेंज के बावजूद 2 विमान इतने बड़े देश जो 2,33,000 वर्ग मील से भी बड़ा है कि लगातार और पूरी तरह से निगरानी के लिए पर्याप्त नहीं है। इन विमानों की दुर्लभता और महत्व के कारण यूक्रेन इन्हें अनावश्यक जोखिम में नहीं डालना चाहेगा। यूक्रेन की सेनाएं इन विमानों को संभवतः सुदूर पश्चिमी इलाकों में संचालित करती है और रूसी हमलों से बचने के लिए इन्हें नियमित रूप से अलग अलग एयरफील्ड पर ले जाती है। इन विमानों को गंभीर नुकसान पहुंचाना या उनके रडार सिस्टम नष्ट करना आसान है, जिससे ये बेकार हो सकते हैं। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि यूक्रेन की सेना स्वाभाविक रूप से ऐसे महत्वपूर्ण संसाधनों के इस्तेमाल की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करेगी। लेकिन तर्क कहता है कि वे शायद हमेशा इनमें से एक को रिजर्व में रखते हैं, ताकि जब भी मिसाइल या ड्रोन से तीव्र हमला हो तो उसे तुरंत सक्रिय किया जा सके। दूसरा विमान शायद पूर्वी क्षेत्रों के करीब नियंत्रित उड़ानें करता है, जिससे वह रूसी बम वर्षकों का पता लगाने की सीमा में आ सके और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित दूरी पर लौट सके। चाहे इनका सीमित इस्तेमाल हो, ये विमान फर्क ला रहे हैं और रूस के सामने एक और समस्या और खतरा खड़ा कर रहे हैं। अब रूसी बम वर्षक जब भी अगली उड़ान की तैयारी करेंगे, उनके मन में हमेशा थोड़ी चिंता रहेगी। वो डर कि यूक्रेन का AEWNC विमान ऊपर उड़ते हुए उनकी हरकतें देख रहा है और जानकारी उन यूनिट्स को भेज रहा है जो उन्हें निशाना बनाने की तैयारी में है। ये जरूरी है क्योंकि इससे रूस की बमबारी पर असर पड़ेगा। क्रेमलिन के पास कई टैंक और बख्तरबंद वाहन हैं, लेकिन इतने ज्यादा उन्नत जेट और विमान नहीं हैं जो ऐसे बम गिरा सके। इनकी कीमत करोड़ों डॉलर है। रूस इन्हें खोने का जोखिम नहीं ले सकता। अब कमांडरों को इन्हें ज्यादा सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। इसका अर्थ है कि उन्हें मोर्चे से दूर ले जाकर पायलटों को आदेश देना कि वे बम पहले या कम ऊंचाई से गिराएं, जिससे हथियारों की प्रभावशीलता और सटीकता घट सकती है। इससे यूक्रेन के मोर्चे पर जीवित रहने की संभावना बढ़ेगी और ये कीव की सेना की बड़ी जीत है। हालांकि साब 340 से जुड़ी एक और संभावित बाधा है जिसका उल्लेख करना जरूरी है, और वो है लिंक 16 की समस्या। लिंक 16 एक सुरक्षित हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रतिरोधी टैक्टिकल डेटा लिंक नेटवर्क है
जिससे अमेरिका और नेटो सेनाएं रियल टाइम में लड़ाई का डेटा, तस्वीरें और आवाज विमानों, जहाजों व वाहनों में साझा करती है। यह सिस्टम आधुनिक सिचुएशनल अवेयरनेस टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो सभी यूनिट्स को युद्ध क्षेत्र की स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर हर समय देता है। AEW&C विमान लिंक 16 में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से उस डेटा को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं जिसे बाद में नेटवर्क के जरिए साझा किया जाता है। आदर्श रूप से यूक्रेन ऐसा सेटअप चाहता है जिसमें उसका साब 340 आसपास के इलाके को स्कैन करे और वही रडार तस्वीर पास के F-16 और अन्य यूक्रेनी फाइटर जेट्स जैसे मिराज 2000 और यहाँ तक कि पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी भेजे। ये सब कुछ बदल सकता है। साब विमान पहले ही खतरे पहचान लेंगे। जेट्स और एयर डिफेंस बैटरियां तुरंत जरूरी जानकारी पाएंगी और पूरा नेटवर्क बिना रुकावट एकीकृत रूप से प्रतिक्रिया देगा। बस एक समस्या है। 2024 में रिपोर्टों से संकेत मिला कि यूक्रेन के F-16 विमानों से उनके लिंक 16 सिस्टम या तो हटा दिए गए हैं या फिर निष्क्रिय कर दिए गए हैं, क्योंकि ये चिंता थी कि ये तकनीक रूसियों के हाथ लग सकती है। अगर क्रेमलिन की सेनाएं किसी यूक्रेनी फाइटर को गिराने या कब्जे में लेने में सफल होती, तब से ये ना तो पूरी तरह पुष्टि हुई है, ना ही इसका खंडन हुआ है कि लिंक 16 कनेक्टिविटी यूक्रेन को मिली है। हालांकि यहाँ एक अच्छी खबर हो सकती है। मार्च 2025 में यूक्रेन के F-16 विमानों में किए गए बदलावों से जुड़ी खबरें सामने आई। उन बदलावों में शायद लिंक 16 सिस्टम की आंशिक या पूरी तरह से बहाली भी शामिल हो सकती है। अगर ऐसा है तो यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बात होगी, जिससे देश के जेट्स को अपने दुश्मन पर जबरदस्त बढ़त मिलेगी और रूसी ग्लाइड बम प्लेटफॉर्म्स को ट्रैक और शिकार करने की लगभग बेजोड़ क्षमता मिल जाएगी। लेकिन लिंक 16 के बिना भी साब 340 वायुसेना के शस्त्रागार में एक शानदार जोड़ है। ये यूक्रेन की निगरानी और पहचान क्षमताओं को युद्ध के शुरुआती चरणों की तुलना में कहीं आगे बढ़ा देता है और रूस के हवाई खतरों को ट्रैक करने और उन्हें वही रोकने के लिए नए अवसर खोलता है। और फायदे यही खत्म नहीं होते। साब एरिया रडार सिस्टम के बाद के संस्करणों में सिंथेटिक एपर्चर रडार और ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन कार्यक्षमता शामिल होने की बात कही जाती है। पहला, आसपास के इलाके की विस्तृत तस्वीर पेश करने में मदद करता है, जबकि दूसरा दुश्मन की सेना और वाहनों की गतिविधियों को पहचानने और ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर यूक्रेन के साब 340 विमानों में ये तकनीकें हैं, तो वे रूसी बम वर्षकों को पहचानने, रोकने और जमीनी सेना की निगरानी में सक्षम हैं। अगर ऐसा है तो इन विमानों के और भी संभावित उपयोग सामने आते हैं। इनका उपयोग रक्षात्मक अभियानों के साथ साथ कब्जे वाले क्षेत्रों और अग्रिम मोर्चों पर निगरानी के लिए भी किया जा सकता है, जैसे रूसी हमलावर टीमों, टैंकों, बख्तरबंद वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखना। और याद रखें, स्वीडन ने यूक्रेन को एकमात्र विमान देने का वादा नहीं किया है। अक्टूबर 2025 में स्टॉकहोम ने भी 150 तक साब JAS 39 ग्रिपेन EF सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर विमानों का एक बैच देने का वादा किया था। बेहतर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, एडवांस्ड एवियोनिक्स, उच्च सर्वाइवेबिलिटी, आधुनिक खतरों से निपटने के लिए बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं और शानदार फुर्ती के साथ ये फाइटर विमान बहुत कुछ लेकर आते हैं। ग्रिसेन और साब 340 मिलकर एक जबरदस्त जोड़ी बना सकते हैं और यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमताओं को पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा उठा सकते हैं। वे मिलकर कीव के रक्षकों को फ्रंट लाइन क्षेत्रों या कब्जे वाले इलाकों में कुछ हद तक हवाई दबदबा बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे जमीनी बलों के लिए हमले करना और खोई हुई जमीन वापस पाना काफी आसान हो जाएगा। अभी ये सब कल्पनाएं हैं, पर साब 340 के बारे में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। ये विमान यूक्रेन में साफ तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, आसमान को छान रहे हैं और आसपास की जमीन को स्कैन कर रहे हैं, देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए लगातार खुफिया जानकारी दे रहे हैं और देश की किलचेन में एक महत्वपूर्ण स्तर जोड़ रहे हैं। साब 340 जमीनी रडार सिस्टम से अधिक दूर और स्पष्ट देखने में सक्षम है, जो यूक्रेनी लड़ाकों और एयर डिफेंस बैटरियों के लिए बहुत मददगार है। ये उन्हें पहले से कहीं अधिक तेजी और कुशलता से लक्ष्यों को खोजने और प्राथमिकता देने में मदद करता है, जिससे वे अपने दुश्मन पर
बढ़त हासिल कर लेते हैं, जबकि रूस को या तो अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है या अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों को खोने का जोखिम उठाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा वरदान है और स्वीडिश विमान आने वाले हैं। साथ ही अन्य पश्चिमी हथियार और सिस्टम भी अलग अलग रूपों में आ रहे हैं। यूक्रेन यहाँ से और भी मजबूत होता जा रहा है। रूसी अधिकारी भी अनिच्छा से मानने लगे हैं कि यूक्रेन तेजी पकड़ रहा है और युद्ध क्रेमलिन की इच्छा अनुसार नहीं चल रहा। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, या फिर इस वीडियो को देखें ताकि आप जान सके कि 2026 के शुरुआती महीनों में रूस की हताहत दर कैसे और क्यों आसमान छू गई है, जिसमें क्रेमलिन के और भी ज्यादा सैनिकों को मोर्चे पर पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद मार दिया जा रहा है। ताजा सैन्य समाचार, विश्लेषण और रणनीतियों, युद्धक तौर तरीकों और उपकरणों के विस्तृत विवरण के लिए आज ही द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें।